आज का हमारा टॉपिक है शियर एंड बॉन्ड, जो कि डिज़ाइन ऑफ रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर में फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। इससे पहले हम लिमिट स्टेट के बारे में बात कर चुके हैं, लिमिट स्टेट डिज़ाइन के बारे में, जिसमें हमने सिंगली रीइंफोर्स बीम, डबली रीइंफोर्स बीम की डिज़ाइन के बारे में बात की थी और टी बीम के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात की थी। आज हम शियर एंड बॉन्ड के बारे में बात करेंगे कि बीम के डिज़ाइन में उसको डिज़ाइन करने के बाद उसे शियर और बॉन्ड में किस तरह चेक किया जाता है। तो आप देखेंगे कि कोई भी जो बीम होती है, जब उस पर हम ट्रांसवर्स लोड लगाते हैं, यहाँ पे ट्रांसवर्स लोडिंग का मतलब है कि जो बीम की एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड लगा हुआ है, ट्रांसवर्स लोडिंग है। इसके कारण बीम में बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है और शियर फोर्स डेवलप होता है। इस बेंडिंग मोमेंट के कारण बीम में बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं और शियर स्ट्रेसेस हैं। तो इस शियर स्ट्रेस के लिए बीम के क्रॉस सेक्शन को डिज़ाइन करना ज़रूरी है। अगर इसके लिए प्रॉपर रीइंफोर्समेंट नहीं लगाया जाएगा तो बीम शियर में फेल हो सकती है। हो सकता है बेंडिंग में वो सेफ हो, लेकिन वो शियर में फेल हो सकती है। इसके लिए उसमें हमें प्रॉपर शियर इन्फोर्समेंट लगाया जाना ज़रूरी होता है। तो ये शियर की वैल्यू निकालने में किस तरह से, कितनी शियर की वैल्यू होगी, शियर स्ट्रेस कितनी होगी, हमें डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए हमें बीम में शियर फोर्स के कारण जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं, इस लोडिंग के कारण यूडीएल लगा हुआ है बीम के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे ये दो क्रॉस सेक्शन में सेलेक्ट किए हुए हैं, एक सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है। इन दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच में जो डिस्टेंस है वो dx है, और इस सेक्शन 1 और 2 के बीच में जो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे सेक्शन 1 पे ये सपोर्ट की तरफ है, तो यहाँ पे शियर फोर्स ज़्यादा होगा, यहाँ पे शियर फोर्स b प्लस डी है। सेक्शन 2 सेंटर की तरफ है, पास में है, तो यहाँ पे शियर फोर्स कम होगा, तो यहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू v है। इसी तरह सेक्शन 1 पे बेंडिंग मोमेंट, जहाँ शियर फोर्स ज़्यादा है वहाँ बेंडिंग मोमेंट कम होगा, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू m है, और दूसरे सेक्शन 2 पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू m प्लस डी है। तो इस बेंडिंग मोमेंट की वजह से बीम में बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होती हैं, जो कि यहाँ इस डायग्राम दिखाएंगे। आप यहाँ देख रहे हैं सिग्मा सी बी सी बेंडिंग स्ट्रेस है सेक्शन 1 पर, टॉप फाइबर पे, और न्यूट्रल एक्सिस पे 0 वैल्यू है। इसी तरह सेक्शन 2 पे बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा डेल्टा सिग्मा सी बी सी है, और न्यूट्रल एक्सिस पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है। यहाँ पे हमने एक लेयर कंसीडर की है, सी डी लेयर। सी डी लेयर न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पर है, और ये न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू है x, जिसको हम के डी से भी लिखते हैं, जहाँ पे के न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ वेक्टर है। तो इस न्यूट्रल एक्सिस से y दूरी पर ये सी डी लेयर है। इसके ऊपर जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो सिग्मा सी बी वाई है सेक्शन 1 पर, और सिग्मा सी बी वाई प्लस डेल्टा सिग्मा सी बी वाई है सेक्शन 2 पर। तो अब इसमें आप ये वाला पार्ट देखें, इतना हिस्सा जो कि ए बी सी डी ब्लॉक है। तो ए बी सी डी ब्लॉक के ऊपर जो बेंडिंग स्ट्रेस लगी हुई है वो सी डी लेयर पे सिग्मा सी बी वाई है, और ए बी लेयर पे सिग्मा सी बी सी है। इसी तरह सेक्शन 2 पे सी डी लेयर पे सिग्मा सी बी सी वाई प्लस डेल्टा सिग्मा सी बी सी वाई है, और टॉप फाइबर पे सिग्मा सी बी सी प्लस डेल्टा सिग्मा सी बी सी है। सो इस ब्लॉक को हम अलग से कंसीडर करते हैं, और इसमें कितना इस फोर्सेस की वजह से क्या होता है इसको हम देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे ये ए बी सी डी ब्लॉक अलग से कंसीडर किया गया है। तो इसमें यहाँ पे जो स्ट्रेस है आपकी सिग्मा सी बी सी, और यहाँ पे सिग्मा सी बी वाई, इसी तरह यहाँ पे सिग्मा सी बी सी प्लस डेल्टा सिग्मा सी बी सी, और नीचे प्लस डेल्टा सिग्मा सी बी वाई। तो इस स्ट्रेस की वजह से यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स सी ए डी फेस पर लग रहा है, और सी प्लस डी सी कंप्रेसिव फोर्स बी सी फेस पर लग रहा है। इसकी वजह से एक नेट फोर्स सी प्लस डी सी माइनस सी इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। तो इस नेट फोर्स की वजह से आप देखेंगे कि जब ये नेट फोर्स, इसको ये डी सी नेट फोर्स है, ये फोर्स इस ब्लॉक को इधर खिसकाने का प्रयास करता है। तो इसकी वजह से सी डी लेयर पे ये शियर स्ट्रेस डेवलप होती है। जब ये दो लेयर एक दूसरे के अपोजिट स्लाइड करेंगी तो इनके बीच में शियर स्ट्रेस डेवलप होगी।
तो CD लेयर पे शेयर स्ट्रेस टाउ है। इसी तरह इसके ऊपर जो जितनी भी लेयर है सारी लेयर एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पुल करती है, जिसकी वजह से हर लेयर में शेयर स्ट्रेस डेवलप होती है और ये टॉप फाइबर पे भी उतनी ही शेयर स्ट्रेस टाउ यहाँ पे डेवलप है। तो इस शेयर स्ट्रेस की वजह से ये एक आप देखेंगे कि ये एक एंटी क्लॉकवाइज कपुल बनता है इस स्ट्रेस की वजह से, और इस एंटी क्लॉकवाइज कपुल को बैलेंस करने के लिए हमें क्लॉकवाइज कपुल चाहिए। तो इसके लिए ये जो AD और BC फेसेस हैं इनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस टाउ डेवलप होती है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस टाउ एक क्लॉकवाइज कपुल डेवलप करती है जो इस ब्लॉक को बैलेंस करता है। तो ये जो बेंडिंग की वजह से, बेंडिंग में जो कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से टाउ शेयर स्ट्रेस डेवलप हुई CD फेस पे, और उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस डेवलप हुई BC और AD फेस पे। तो ये BC और AD जो है ये बीम के क्रॉस सेक्शन पे हैं। सो दिस इज CD। तो इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर ये शेयर स्ट्रेस टाउ डेवलप हुई है। इसी शेयर स्ट्रेस टाउ के लिए हमें बीम को डिज़ाइन करना है, और इसमें ये सेफ है कि नहीं ये हमें इसमें चेक करना है। तो हमें शेयर स्ट्रेस को इवेल्युएट करना है कि शेयर स्ट्रेस कितनी होगी। तो ये ब्लॉक कंसीडर किया है। इसमें आप देखें ये जो नीचे रेड कलर से जो आप लाइन देख रहे हैं ये CD लेयर वाली है, और ये ऊपर वाली AB लेयर। तो इसके ऊपर ये शेयर स्ट्रेस लगी हुई है और एक कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस इन फेसेस पे लगी हुई है। तो ये स्ट्रेस हमें निकालनी है। तो अब आप देखेंगे ये जो एरिया है नीचे ये CD लेयर का, ये एरिया, इसमें बीम की विड्थ B है। सो दिस साइड इज B, दिस साइड इज dx, सो टोटल एरिया इज टाउ B dx, दिस B dx इज टोटल एरिया, और इसके ऊपर शेयर स्ट्रेस टाउ है। सो मल्टीप्लाइड बाई टाउ गेट फोर्स, और दिस फोर्स इज इक्वल टू द नेट फोर्स DC, C प्लस DC माइनस C दैट इज इक्वल टू DC। सो ये नेट फोर्स जो है वो शेयर के कारण जो फोर्स डेवलप हो रहा है उसको बैलेंस कर रहा है, टाउ B dx इज इक्वल टू DC। नाउ ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि C की वैल्यू क्या होगी और C प्लस DC की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए आप जो स्ट्रेस ब्लॉक को हम देखेंगे, जैसे ये स्ट्रेस ब्लॉक है। सो यहाँ आप देखें ये स्ट्रेस लगी हुई है, और ये इस एरिया के ऊपर जो क्रॉस सेक्शन है उसके ऊपर लगी हुई है। तो इसके ऊपर हमें कंसीडर करना है। सो ये आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये क्रॉस सेक्शन है और इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर ये पूरा स्ट्रेस एक्ट कर रहा है। सो स्ट्रेस की वैल्यू होती है, फोर्स की वैल्यू होगी स्ट्रेस इनटू एरिया। सो यहाँ पे ये एरिया लेना है हमें। तो इस एरिया पर कंसिडर करना है। सो ये एरिया हो गया B, और ये टोटल आप ये यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस है, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, और ये टोटल डिस्टेंस x है, और ये लेयर y डिस्टेंस पर है। सो दिस इज x माइनस वाई, दिस डेप्थ इज x माइनस वाई। सो एरिया हो गया B इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एवरेज स्ट्रेस। सो इस टॉप फाइबर पे स्ट्रेस है सिग्मा CBC, और बॉटम फाइबर पे CD पे स्ट्रेस है सिग्मा CBY। सो एवरेज वैल्यू इज सिग्मा CBC प्लस सिग्मा CBCY बाई 2। सो दिस एरिया इंटू स्ट्रेस इज इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स C। नाउ यहाँ पे CBY को हमें रिप्लेस करना है। सो आप इसमें सिमिलर ट्राइंगल से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये न्यूट्रल एक्सिस है, दिस इज सिग्मा CBC टॉप फाइबर पे, दिस इज सिग्मा CBY
y distance पर, this total distance is x and this is y. सो ये सिमिलर ट्रायंगल कंसीडर करें, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल. तो इस सिमिलर ट्रायंगल में सिग्मा सी बी वाई अपॉन सिग्मा सी बी सी इज इक्वल टू y by x. So, sigma c b y is equal to sigma c b c into y by x. So, यहाँ पे sigma c b y की जगह ये रिप्लेस कर दे sigma c b c into y by x. So, compressive force is now half b x minus y into sigma c b c plus sigma c b c into y by x. Now, from this term x minus y से x कॉमन ले लें, तो आपको ये 1 माइनस वाई बाई एक्स हो जाएगा, और यहाँ सिग्मा सी बी सी कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1 प्लस वाई बाई एक्स हो जाएगा. नाउ दिस इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो c की वैल्यू हो गई हाफ सिग्मा सी बी सी बी एक्स 1 माइनस वाई बाई एक्स का स्क्वायर. तो इस एक्सप्रेशन में आप x की जगह के डी पुट कर दें और इसमें जे डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें. जे डी टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये रिलेशन हो जाएगा हाफ सिग्मा सी बी सी बी एक्स की जगह के डी और जे डी से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है इंटू 1 माइनस y by x का स्क्वायर. सो दिस बिकम्स हाफ सिग्मा सी बी सी जे के बी डी स्क्वायर अपॉन जे डी. नाउ ये जो टर्म है हाफ सिग्मा सी बी सी जे के बी डी स्क्वायर, ये बेंडिंग मोमेंट के बराबर होता है, जैसा आप पहले देख चुके हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते समय. सो इस टर्म की जगह हाफ सिग्मा सी बी सी जे के बी डी स्क्वायर की जगह मोमेंट हो गया m. सो दिस इज m अपॉन जे डी 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर. सो ये कंप्रेसिव फोर्स c सेक्शन 1 पर लगा है. और इसी तरह c प्लस डी सी जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू सेक्शन 2 पे m प्लस डी एम है, तो ये हो जाएगा m प्लस डी एम अपॉन जे डी 1 माइनस वाई बाई एक्स का स्क्वायर. नाउ दिस इसको आप इक्वेट करें जो हमने पहले देखा टाउ इंटू बी डी एक्स. शेयर स्ट्रेस की वजह से फोर्स था यहाँ पे इसके ऊपर बी डी एक्स एरिया है, टाउ स्ट्रेस है, और ये नेट कंप्रेसिव फोर्स है. सो इसको इक्वेट करेंगे. अब आप इसकी यहाँ वैल्यू पुट करते हैं सी प्लस डी सी की जगह पे ये हो जाएगा और सी की जगह पे ये. So, this tau b dx is equal to m plus dm upon jd 1 minus y by x whole square minus this value c. So, you will get the result this tau b dx is equal to dm upon jd 1 minus y by x square. Now, dx को आप यहाँ b dx को इधर शिफ्ट कर लें. सो टाउ की वैल्यू हो गई dm upon dx 1 upon b jd 1 minus y by x का होल स्क्वायर. Now, this term is equal to dm by dx is equal to shear force. So, tau is equal to v upon b j d 1 minus y by x square. Now, यहाँ पे आप ये देखें कि ये डिस्टेंस का स्क्वायर है. सो टाउ का जो वेरिएशन है ये पैराबोलिक है. तो इसमें जब y इज इक्वल टू एक्स है तो टॉप फाइबर पे, सो यहाँ y की जगह x पुट करेंगे. सो दिस बिकम 0, दिस टर्म इज 0. सो टाउ की वैल्यू हो गई 0.
और जब न्यूट्रल एक्सिस पे यहाँ पे y0 है, ये CD लेयर है, सो दिस इज y, सो वेरिएशन इज y इज इक्वल टू x से लेकर के y इज इक्वल टू 0 तक, सो y इज इक्वल टू 0 पे टाउ v इज इक्वल टू v अपॉन BJT. सो दिस इज द शियर स्ट्रेस. नाउ ये पैराबोलिक वेरिएशन है यहाँ से लेकर के न्यूट्रल एक्सिस तक. इसके बाद न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो कंक्रीट है, दिस कंक्रीट इज क्रैक्ड और ये कोई फोर्स स्ट्रेस बियर नहीं करता है. तो इसकी वजह से जो कंप्रेसिव फोर्स है वो इस हिस्से में कांस्टेंट है कि उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई अपोजिशन नहीं है. सो कंप्रेसिव फोर्स इन दिस पोर्शन इज कांस्टेंट. सो दिस इज शियर स्ट्रेस इज कांस्टेंट अप टू लेवल ऑफ स्टील. स्टील के लेवल पे अगेन इसमें जो टेंसाइल फोर्स है वो कंक्रीट के इक्वल और अपोजिट है. सो dt इज इक्वल टू dc, इक्वल और अपोजिट फोर्सेस है. तो इस लेयर पे जहाँ पे स्टील लगा हुआ है यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू 0, dc माइनस dt दोनों इक्वल हैं, 0 हो गया. सो शियर स्ट्रेस सडनली ड्रॉप्स टू 0, यहाँ पे 0 वैल्यू हो गई. सो ये वेरिएशन इस तरह का रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम में होता है. जबकि होमोजीनस सेक्शन में अगर आप होमोजीनस सेक्शन देखेंगे तो उसमें जैसा आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा है तो उसमें शियर स्ट्रेस का वेरिएशन पूरे सेक्शन में है क्योंकि ये पूरा मटेरियल अंडर स्ट्रेस है. सो यहाँ पे इतना शियर स्ट्रेस पूरे सेक्शन पे एक्ट कर रहे हैं. जबकि रीइंफोर्स्ड कंक्रीट में दिस इज क्रैक्ड कंक्रीट, तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रेस हम अज्यूम नहीं करते हैं. सो इसमें शियर स्ट्रेस कांस्टेंट है. इसके बाद इट ड्रॉप्स टू 0 एट लेवल ऑफ स्टील. तो ये जो वेरिएशन है शियर स्ट्रेस का, ये हमारा एजम्पशन है कि यहाँ पे कोई भी स्ट्रेस कंक्रीट बियर नहीं करता, लेकिन एक्चुअली उसका कुछ कंट्रीब्यूशन इसमें शियर में होता है. इसके अलावा इसमें डायगोनल टेंशन डेवलप होगा. और ये डायगोनल टेंशन इसमें जो क्रॉस सेक्शन पे बेंडिंग स्ट्रेस है, बेंडिंग स्ट्रेस के साथ शियर स्ट्रेस है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होती है. तो इस प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से डायगोनल टेंशन डेवलप होगा. इस सारी चीज़ों की वजह से जो शियर का नेचर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है. तो उस कॉम्प्लेक्स नेचर को एग्जैक्टली स्टडी कर पाना या उसकी कोई वैल्यू निकाल पाना काफ़ी टिपिकल है. तो उसके लिए कोड ने IS कोड ने 456 ने एक नॉमिनल शियर स्ट्रेस का कंसेप्ट दिया है कि नॉमिनल शियर स्ट्रेस पूरे सेक्शन पे रेक्टेंगुलर वैल्यू एज्यूम की है और दिस इज इक्वल टू V अपॉन BD. सो ये नॉमिनल शियर स्ट्रेस हम इसकी जगह पे V अपॉन BJD की जगह पे जो कोड में रिकमेंडेड है V अपॉन BD शियर स्ट्रेस, इसके लिए हम बीम को डिज़ाइन करेंगे. यहाँ पे एक टर्म आप ये देख रहे हैं, टाउ इज इक्वल टू V प्लस माइनस M tan बीटा अपॉन D एंड होल अपॉन BD. सो ये वेरिंग सेक्शंस की बीम में जैसे कि कैंटिलीवर होती है, आपने प्रैक्टिकली देखा होगा, इस शेप की कैंटिलीवर बीम्स होती हैं. सो ये इसकी डेप्थ जो है ये वेरी कर रही है. तो वहाँ पे शियर स्ट्रेस निकालने के लिए हमें ये टर्म यूज़ करना है V प्लस माइनस M tan बीटा अपॉन D और होल अपॉन BD. तो यहाँ पे जब प्लस साइन है और माइनस साइन है तो इसमें माइनस साइन यूज़ करते हैं जब जिधर बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, अगर उधर ही डेप्थ इंक्रीज़ हो रही है, जैसे इस पर आप लोड लगाएंगे तो इसमें जो मोमेंट डायग्राम होगा वो इस तरह का होगा. बेंडिंग मोमेंट इधर इंक्रीज़ हो रहा है और डेप्थ भी इधर इंक्रीज़ हो रही है, सो माइनस साइन यूज़ करना है, अदरवाइज प्लस साइन यूज़ करना है. अगर बेंडिंग मोमेंट इधर इंक्रीज़ हो रहा है, उधर डेप्थ डिक्रीज़ हो रही तो प्लस साइन लेंगे,
और बेंडिंग मोमेंट और डेप्थ दोनों इंक्रीज हो रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो माइनस साइन लेंगे। सो वेरिंग सेक्शन में जहाँ पे डेप्थ वेरी करती है वहाँ पे आपको ये यूज़ करना है, रेक्टेंगुलर सेक्शन में ये यूज़ करना है। नाउ इसमें जो शियर है आप ये देखेंगे कि मिड स्पैन के पास में बेंडिंग स्ट्रेस होती है ज़्यादा काफ़ी होती है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू कम होती है, और इसकी वजह से जो प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस है इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस। बीम के मिडिल क्रॉस सेक्शन पे जो क्रैक्स डेवलप होते हैं वो मेनली बेंडिंग की वजह से होते हैं, और उसी तरह सपोर्ट के पास में जो शियर स्ट्रेस है वो ग्रेटर होती है और जबकि बेंडिंग स्ट्रेस कम होती हैं। तो यहाँ पे जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है दिस इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू शियर स्ट्रेस, और इसकी वजह से जो क्रैक्स डेवलप होते हैं वो 45 डिग्री पे इंक्लाइन होते हैं। तो जिनका नेचर आप यहाँ पे ये देखेंगे। सो दिस इज़ बेंडिंग की वजह से फ्लेक्सुरल क्रैक है, और ये शियर की वजह से है जो कि 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है। सो इसमें बीम में यहाँ पे आप देखेंगे न्यूट्रल प्लेन पे जो डायगोनल टेंशन है ये शियर स्ट्रेस की वजह से है, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्लाइंड क्रैक्स, और दीज क्रैक्स आर दी एक्सटेंशन ऑफ फ्लेक्सुरल क्रैक्स, और इन्हें हम शियर फ्लेक्सर क्रैक बोलते हैं, जो कि यहाँ पे आप ये देखना है दिस इज शियर फ्लेक्सर क्रैक। शियर की वजह से स्टार्ट होता है, शियर स्ट्रेस की वजह से, और आगे बीम के न्यूट्रल प्लेन के पास दिस इज ड्यू टू बेंडिंग। सो ये कंबाइंडली नोन एज शियर फ्लेक्सर क्रैक। तो अभी शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट करने के लिए हमारे पास क्या है? तो शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट करने के लिए हमारे पास तीन कंपोनेंट हैं। एक शियर स्ट्रेंथ ऑफ अनक्रैक्ड कंक्रीट कंप्रेशन में, जो कंप्रेशन में कंक्रीट है वो स्ट्रेस बियर करता है, तो कुछ शियर स्ट्रेस को वो कंक्रीट रेजिस्ट कर लेता है। इसके अलावा जो एग्रीगेट इंटरलॉकिंग है, जो एग्रीगेट आपस में इंटरलॉक्ड हैं, तो इसकी वजह से उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है फोर्स का वो कुछ शियर स्ट्रेस बियर करता है, और ये जो स्टील लगा है इसको ब्रेक करने के लिए, अगर ये क्रैक यहाँ पे डेवलप होना है तो इसको ब्रेक करने के लिए इस फोर्स को रेजिस्ट करना पड़ेगा जो इसमें स्टील में है। तो इसकी वजह से दिस इज डावल एक्शन इसको बोलते हैं, टेंशन रीइंफोर्समेंट। तो ये तीन कंपोनेंट है, वीसी अनक्रैक्ड कंक्रीट का कंट्रीब्यूशन है, ये एग्रीगेट इंटरलॉकिंग का कंट्रीब्यूशन है, और ये डावल फोर्स डावल एक्शन है। तो जिसमें आप देखेंगे कि वीसी अनक्रैक्ड कंक्रीट लगभग 20 से 40% कंट्रीब्यूशन देता है, एग्रीगेट इंटरलॉकिंग 33 से 50% और डावल एक्शन 15 से 25%। से टोटल मिल करके शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट करते हैं। इसका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है ये शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट करता है। तो इसके लिए अब ये आईएस कोड में शियर स्ट्रेस किस ग्रेड के कंक्रीट में कितनी होगी ये एक टेबल गिवन है, जो कि 100 AST/BT परसेंटेज ऑफ स्टील है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। एक पैरामीटर ये है, और दूसरा पैरामीटर इसमें जो और कंसीडर किया गया है वो शियर स्पैन और डेप्थ का रेशियो है, इफेक्टिव डेप्थ का। तो शियर स्पैन आप बीम में देखेंगे जैसे ये शियर फोर्स लगे हैं, तो इसकी वजह से आप देखेंगे शियर स्ट्रेस शियर फोर्स इस तरह का होता है। सो दिस इज शियर स्पैन, इसको शियर स्पैन बोलते हैं। तो शियर स्पैन अपॉन डी का कंट्रीब्यूशन इसमें पैरामीटर है इसके कैलकुलेशन में, और एक पैरामीटर 100 AST/BD है। इसकी वजह से डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट में शियर स्ट्रेस है। दिस इज अल्टीमेट शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट लिमिट स्टेट के लिए, और ये टाउ सी है वर्किंग स्ट्रेस के लिए। ये सॉलिड स्लैब्स में अगर आपको कंसिडर करना है तो के टाउ सी होगा, जहाँ पे के की वैल्यू स्लैब की डेप्थ के अकॉर्डिंगली गिवन है। इसी तरह ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है कंक्रीट में टाउ यूसी मैक्सिमम, और टाउ सी मैक्स ये वर्किंग स्ट्रेस के लिए, और ये लिमिट स्टेट मेथड के लिए।
सो अब इसमें आप देखें कि ये जो बार लगे हुए इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। अगर आप ये बार बेंड कर देते थीटा डिग्री पर और ये क्रैक 45 डिग्री पर है, तो इस क्रैक को इतने बार्स को क्रॉस करना होगा। तो ये बार्स के बीच में SV डिस्टेंस है, ये 45 डिग्री का एंगल है, ये इफेक्टिव डेप्थ D है। सो दिस इज़ D और बार थीटा एंगल पे बेंड किया गया है। सो दिस इज़ D cot थीटा। तो ये VS इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा फोर्स का, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया n नंबर ऑफ बार्स के लिए। सिग्मा SV स्ट्रेस इनटू एरिया फोर्स हो गया, साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। और यहाँ पे आप ये NSV है, तो NSV इज इक्वल टू दिस D प्लस D cot थीटा, दिस साइड इज इक्वल टू। सो n की वैल्यू ये हो गई। यहाँ पे आप इसमें पुट कर दीजिए, यहाँ n की वैल्यू, दिस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, तो विल गेट दिस रिलेशन। सो VS इज इक्वल टू दिस। तो इस रिलेशन से आप VS की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 से VS इज इक्वल टू, अगर एक ही बार लगा हुआ है तो सिग्मा SV साइन थीटा होगा। तो ये सिंगल बार का, टेंसाइल बार का जो बेंट अप बार है उसका कंट्रीब्यूशन है। अगर आप थीटा 90 डिग्री कर देंगे तो गेट दिस रिलेशन। तो इससे अब इक्वेशन 1 से आप स्पेसिंग निकाल सकते हैं इंक्लाइंड स्टेप्स की थीटा एंगल पे। इक्वेशन 2 से बेंट अप बार की कैपेसिटी कितनी होगी, और इक्वेशन 3 से स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टेप्स निकाल सकते हैं। तो ये रीइंफोर्समेंट किस तरह लगाया जाता है, ये आप देख रहे हैं। ये जो स्टीरअप्स हैं रेड कलर के आप ये देख रहे हैं। फिर ये टेंसाइल बार है जो ब्लैक में आप, ये मिड स्पैन के पास ये 4 बार लगे हैं, 2 बार यहाँ बेंड कर दिए गए, बेंट अप बार है पर्पल कलर में। और एक ग्रीन जो आप देख रहे हैं ये हैंगर बार है जिनका यूज़ ये स्टीरअप्स को टांगने के लिए किया जाता है। तो शियर स्ट्रेस डिज़ाइन में स्ट्रेप्स लगाना कंपलसरी है, बेंट अप बार ऑप्शनल है, आपका मर्जी हो करें ना मर्जी हो ना करें। तो शियर फोर्स इसमें रेजिस्टेड बाय कंक्रीट एंड शियर रीइंफोर्समेंट। इसमें इस सेक्शन में कोड के क्रिटिकल सेक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर आप देखें ये सपोर्ट है, तो सपोर्ट के फेस से D डिस्टेंस पर दिस इज क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर। तो ये प्रोसीजर है हमारा। पहले हम कंक्रीट कितना फोर्स बियर कर सकता है ये कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग फोर्स है वो इसके लिए रीइंफोर्समेंट लगाना है। तो रिमेनिंग फोर्स रीइंफोर्समेंट में ये हो गया, ये टोटल शियर फोर्स है, ये कंक्रीट का कंट्रीब्यूशन है। बाकी जो बचा वो स्ट्रेप्स लगाएंगे। अगर बेंट अप बार है तो बेंट अप बार की ये कैपेसिटी हो गई एक बार की, जितने बार हो मल्टीप्लाई कर दें। और बेंट अप बार का कंट्रीब्यूशन कभी भी 50% से ज़्यादा, इस वैल्यू के 50% से ज़्यादा नहीं लेना है। रिमेनिंग जो फोर्स होगा उसके लिए स्टेप्स लगाने हैं, जिसकी स्पेसिंग पिछली स्लाइड में हमने देखा, यहाँ से निकाल सकते हैं। ये 4 कंडीशन है। अगर ये स्थिति है तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस कंक्रीट की कैपेसिटी से भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे सेक्शन फेल हो जाएगा, आपको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू बहुत कम है, कंक्रीट की कैपेसिटी के आधे से भी कम है, सो यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे नॉमिनल लगाना है और यहाँ पे मैक्सिमम, जो कि हम यहाँ पे डिज़ाइन करना है, जो कि हम अगले प्रॉब्लम्स में देखेंगे। सो इसके अगले लेक्चर में हम इसको किस तरह से डिज़ाइन करना है इसके बारे में बात करेंगे।